ओके, there you go. अच्छा, तो वेरी क्विकली हमारे पास उसने क्वेश्चन में ये क्या हुआ है कि हमारे पास 1D अरे है जिसके अंदर स्टूडेंट नेम सेव किए हुए हैं, और हमारे पास 2D अरे अलहदा से है जिसके अंदर स्टूडेंट मार्क्स शेयर किए हुए हैं. अब ज़रा आप लॉजिकली सोचें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी एक अरे में तो हम स्टोर कर भी नहीं सकते थे. उसकी वजह यह है कि जो स्टूडेंट नेम्स होते हैं इनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है, और स्टूडेंट मार्क्स जो होते हैं उनकी डेटा टाइप फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर वैल्यू होगी या आप कह लें कोई रियल वैल्यू होगी. तो एक अरे में एक ही किस्म का डेटा स्टोर किया जाता है. आपको याद है ना, अगर मैं यहाँ पे हैंग ऑन, इसको मैं अगर आपको मैं ये बताऊं कि हम जब अरे डिक्लेयर करते हैं, चाहे 1 डायमेंशनल हो चाहे 2 डायमेंशनल हो, तो हम ऐसे ही करते हैं ना. हम उसमें बताते हैं कि इस अरे के स्टार्टिंग एलिमेंट से एंडिंग एलिमेंट्स ये हैं 1 से लेके 4 तक, राइट, और इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है. तो बेसिकली हम बता रहे होते हैं कि इस पूरी अरे के अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर होगा, स्ट्रिंग वैल्यूज होंगे. तो अगर आपके पास स्टूडेंट के ना, हाँ जी, तो अगर आपके पास स्टूडेंट नेम्स हैं और स्टूडेंट के मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, तो मार्क्स की तो डेटा टाइप भी फ़र्क होती है ना. और अगर लेट्स से ये 2D अरे है 1 से लेके 5 तक, कॉमा ये हमारी रोज़ होगी, और फिर 1 से लेके 3 तक ये हमारे कॉलम्स हो गए, इसकी तो डेटा टाइप भी फ़र्क है. तो ये सारा डेटा सेपरेटली पड़ा होना चाहिए ना, एक जगह तो नहीं पड़ा होना चाहिए. ठीक है ना. मैं अभी आपको फॉर एग्जांपल एक चीज़ दिखाता हूँ. इसको मैं ज़रा, बल्कि इसी में शायद मैंने वो सेव किया हुआ है. ये देखिए, ऐसे ही होता है ना आपका रिज़ल्ट कार्ड जो आपको एग्ज़ाम में मिलता है. तो अब ये देखिए ना, मुख्तलिफ इस यहाँ पे आपने इसी को प्रोग्राम करना है फॉर एग्ज़ाम्पल. तो आपका ये जो रिज़ल्ट कार्ड है, आप इसको ये सारा डेटा किसी एक अरे में तो स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज़ अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो ये सारा डेटा जो है आपका, ये सारा डेटा जो है ये तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं. जो स्टूडेंट्स के नेम्स हैं ये तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, और ये सारा डेटा जो है ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं. तो आपको दो मुख्तलिफ अरेज चाहिए. अब ये देखिए, आप इसको लॉजिकली सोच सकते हैं, ये तो 2D अरे में सेव होगा क्योंकि इसके अंदर ये वाले जो हैं आपके पास मार्क्स जो हैं ये किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं. ये लेट्स से मैथ्स के हैं, ये वाले फ़िज़िक्स के हैं, ये वाले केमिस्ट्री के हैं. और आपको एक बात और की समझ आनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि अगर मैंने ये डेटा दो मुख्तलिफ अरेज में इसको ब्रेक करके सेव किया है, एक मेरी ये वाली अरे बन रही है जो नेम से रिलेटेड है, तो मुझे ये बात की अच्छी तरह समझ होनी चाहिए कि जब हम इसको कलेक्टिवली इस शीट के ऊपर देख रहे थे, जब हम इस डेटा को इस शीट के ऊपर देख रहे थे, तो ये वाली पूरी रो जो है ये जॉर्ज को बिलोंग करती थी, और ये वाली रो डेविड को बिलोंग करती थी, और ये वाली रो अली को बिलोंग करती थी, और ये वाली रो उमर को बिलोंग करती थी. तो जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो भी मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस डेटा को जब मैं ब्रेक करूँगा और दो मुख्तलिफ अरेज में स्टोर करूँगा, तो भी मुझे ख्याल रखना है कि पहली रो में सारा डेटा जॉर्ज का पड़ा हुआ है, दूसरी रो में सारा डेटा डेविड का पड़ा हुआ है. तो बेसिकली एक लॉजिकल लिंक अभी भी है. अगर यहाँ पे रो 3 अली का नाम लिखा हुआ है, तो रो 3 में पड़ा हुआ सारा डेटा अली से रिलेटेड होगा. ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में हमेशा ऐसे ही होगा. अगर आपको उसने दो अरेज दी होंगी और उसने कहा होगा कि एक के अंदर ये चीज़ पड़ी है और दूसरे के अंदर ये चीज़ पड़ी है, तो वो लिंक्ड होंगी, ये रो वाइज इस तरह लिंक्ड होंगी.
अगर इस अरे में सारे स्टूडेंट्स का डेटा है कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, और इस वाली 2D अरे में हमारे पास एग्ज़ाम स्कोर्स हैं, तो पहली रो सिर्फ जॉर्ज को बिलोंग करेगी, दूसरी रो डेविड से मुतल्लिक होगी। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस सब को ऐसे करता हूँ और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। और क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि हमारे पास एक 1D अरे है स्टूडेंट नेम वाली, और दूसरी 2D अरे है जिसमें स्टूडेंट मार्क्स हैं। और 2D अरे उसने कहा है इसमें हर फॉर ईच सब्जेक्ट मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट आर स्टोर्ड। आपको फ़ौरन विजुलाइज कर देना चाहिए कि ये 2D अरे होगी। हर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट कॉलम वाइज आएगा, और रो जो है वो स्टूडेंट से लिंक्ड होगी, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो ये वाली चीज़ जो है आपको फ़ौरन से हमेशा ऐसे ही होगा बच्चों। रो किसी एक पर्सन को बिलोंग करती होगी, जैसे कि डेटाबेस होता है। आपने डेटाबेस में देखे ना, एक पूरी रो एक रिकॉर्ड होता है, एक चीज़ से मुतल्लिक होता है, उसी चीज़ की प्राइमरी की होती है, उसी चीज़ की मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं। तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो रो जो है किसी एक चीज़ से मुतल्लिक होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट से मुतल्लिक होती है। और कॉलम्स जो होते हैं उसके अंदर आप मुख्तलिफ वैल्यूज़, मैथ्स का अलहदा से कॉलम बना लें, फ़िज़िक्स का अलहदा से कॉलम बना लें। तो 2D अरे में हमारे पास जो कॉलम्स बने होंगे वो सब्जेक्ट वाइज होंगे, और 1D अरे में हमारे पास स्टूडेंट के नेम्स गिवन होंगे। ओके, तो उसने यहाँ पे आपको यही बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट्स डेटा इन द 2 अरेज इज़ द सेम। बेसिकली वो आपको यही बताना चाह रहा है कि स्टूडेंट नंबर 4 का डेटा, जो स्टूडेंट नंबर 4 जो 1D अरे में पड़ा हुआ है, उसके सारे मार्क्स जो हैं 2D अरे में भी रो नंबर 4 में ही पड़े हुए हैं। राइट, वो आपको यही समझाना चाह रहा है जो भी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था। और उसके बाद उसने क्या कहा है कि हमारे पास एक वेरिएबल है क्लास साइज़ का, वो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास हैं। अब आप ये बात को गौर से ज़रा समझिए ना, हम के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं तो हमें 5 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। राइट, क्लास साइज़ हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास बता रहा है। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम जो है यहाँ पे जो अपनी अरे बनाएंगे जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं 1 डायमेंशनल, अगर हमारा क्लास साइज़ 5 है तो इसका मतलब है हमने 5 लोगों का डेटा स्टोर करना है। और आगे जो हमारी 2D अरे बनेगी इसमें भी हमारे पास ये 5 रोज़ होंगी। राइट, और ये जैसे मैंने आपको समझाया था ये हमारी लिंकेज होगी 3 4, आई एम सॉरी मैं ये रफली बना रहा हूँ पर आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले स्टूडेंट का सारा डेटा इधर पड़ा होगा, इस वाले का इधर पड़ा होगा। अब ये कितने स्टूडेंट्स हैं उसने हमें एग्जैक्टली बताया नहीं है कितने, उसने हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है कि हमारे पास एक वेरिएबल है क्लास साइज़, उसमें पहले से वैल्यू पड़ी हुई है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस चीज़ को ज़हन में रखूं कि क्लास साइज़ के अंदर पहले से वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैं अपनी डिक्लेरेशन कैसे करूँगा। मैं अपनी डिक्लेरेशन कैसे करूँगा, इस अरे की डिक्लेरेशन मैं कुछ इसी तरह करूँगा ना। हमारी अरे का नाम क्या था बाय द वे, हमारी अरे का नाम था फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, राइट। तो स्टूडेंट नेम जो है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एलिमेंट नंबर 1 टिल क्लास साइज, इतने टोटल हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। बिकॉज उसने हमें ये नहीं बताया एग्जैक्टली, उसने हमें नहीं बताया कितने 4 है या 5 स्टूडेंट्स हैं, उसने कहा इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लास साइज लिख देता हूँ और फॉर एग्जांपल ऊपर कहीं उसने, ये सिर्फ हम एग्जांपल सपोज करें, उसने कहीं पे हमारे पास ये डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारे पास एक क्लास साइज वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, और क्लास साइज में उसने फॉर एग्जांपल ये लिखा हो कि 3 है, तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं।
तो ये जब मैंने इस तरह डिक्लेरेशन की हुई है तो टेक्निकली ये 1 से लेके 3 तक बन जाएगी, क्योंकि क्लास साइज़ की वैल्यू वो ऊपर से उठा लेगा, ये 3 लिखी हुई है। खैर अभी उसने हमें ये नहीं बताया कि क्या क्लास साइज़ है, बस उसने ये बताया क्लास साइज़ में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, और इसके अंदर जो डेटा है फॉर एग्ज़ाम्पल वो तो स्ट्रिंग डेटा होगा क्योंकि नाम स्टोर किए हुए हैं हमने। ऑलराइट, तो एक कॉन्सेप्ट हमें ये समझ आ गया। हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता कि ये अरे का साइज़ क्या है। हमें ये पता है कि हमारी अरे का साइज़ जो है क्लास साइज़ उसने बता दिया हुआ कि क्लास साइज़ एक वेरिएबल है, उसके अंदर पड़ी हुई है वैल्यू, तो हम क्लास साइज़ को यूज़ करेंगे जहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी है, इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। और उसने हमें ये एक और भी बताया हुआ है कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे पास एक वेरिएबल है सब्जेक्ट नंबर के हिसाब से, और वो हमें बताता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट ने स्टडी किए, टोटल कितने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट ने स्टडी किए हैं। आपको एग्ज़ाम में ये समझने की ज़रूरत होगी कि ये चीज़ हमें क्या बताई जा रही है। क्लास साइज़ हमें क्या चीज़ बता रहा है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, और सब्जेक्ट नंबर हमें क्या बता रहा है, टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो आप अगर इसको इस डायग्राम में ट्रांसलेट करेंगे तो ये 1 से लेके आपके टोटल ये आखिरी एलिमेंट जो होगा वो क्लास साइज़ जितना होगा, और कॉलम्स कितने बनेंगे 1 से लेके ऑल द वे टिल आखिरी कॉलम कौन सा होगा, जो वैल्यू क्लास नंबर में पड़ी हुई है। क्लास नंबर था, सॉरी ये सब्जेक्ट नंबर था, सब्जेक्ट नंबर था मेरे ख्याल से। तो उसने इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश की है ताकि आप किसी तरह कंफ्यूज हो जाएं। तो हमें नहीं पता क्लास साइज़ में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसीलिए हमने ये दरमियान में डॉट डॉट डाले कि 1 से लेके जो भी वैल्यू क्लास साइज़ है इतने हमारे एलिमेंट्स हैं 1D अरे में, और हमारा जो कॉलम्स हैं 2D अरे में वो 1 से लेके जितनी सब्जेक्ट नंबर में उसने वैल्यू दी हुई है कि 5 दी हुई है, 4 दी है, 3 दी हुई है, उतने हमारे कॉलम्स हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ सवाल पूछ लीजिएगा। ओके, और उसने आपको अब ये बता दिया कि जो अरेज और वेरिएबल्स हैं हमने ऑलरेडी सेटअप कर दिए हुए हैं, उसमें डेटा पहले से स्टोर्ड है, तो हमें अरेज के अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं करना, अरेज की डिक्लेरेशन भी नहीं करनी है, उसने ऑलरेडी सेटअप कर दिया हुआ है। बाय द वे एग्ज़ाम में हमने वो हमसे मांग क्या रहा है, ये ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ हमें समझाने के लिए प्रोवाइड कर रहा है। अभी तक उसने हमें ये नहीं बताया कि हमने डिलीवर क्या करना है। जो चीज़ हमने डिलीवर करनी है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर ये वाले सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। तो ये वो हिस्सा है जो हमने इम्प्लीमेंट करना है, ऊपर सिर्फ डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ओके, ऑलराइट, फाइनली उसने क्या बताया हमें कि स्टूडेंट्स को हम ग्रेड्स अवॉर्ड करेंगे, और किस बेस पे करेंगे, एवरेज मार्क पे करेंगे। हर स्टूडेंट का एवरेज मार्क कैलकुलेट होगा। अब आप मुझे ज़रा सोच के बताएं कि आपको डेटा इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक रो वाइज प्रोसेस करना है या कॉलम वाइज प्रोसेस करना है। हर स्टूडेंट की एवरेज निकालनी है, रो वाइज प्रोसेस करना है, बिकॉज हर स्टूडेंट की एवरेज। तो इसका मतलब है हमारी आउटर लूप कौन सी होगी, रो वाली, इनर लूप कौन सी होगी, कॉलम वाली। इसका मतलब ये है कि हम जब प्रोसेसिंग शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह करेंगे ना, फॉर i इज इक्वल टू 1 to हमारी रो क्या थी, क्लास साइज, राइट। और हमारी जो इनर लूप थी वो i फॉर j इज इक्वल टू 1 to सब्जेक्ट नंबर, ऐसी था ना। तो ये नेक्स्ट हो गया, yes. और ये नेक्स्ट हो गया। तो हमने रो वाइज डेटा प्रोसेस करना है, इसलिए हमने रो वाली लूप जो है, सर हम इसमें आई और जे डिक्लेयर नहीं करेंगे। हाँ, आई और जे डिक्लेयर नहीं करेंगे इसमें। आई और जे लूप का वेरिएबल होता है उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्री डिक्लेयर्ड होता है। आप समझे, वो यहीं पे डिक्लेरेशन हो चुकी है। लूप का जो वेरिएबल है जो लूप को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे कि ये आई है या जे है, इसको
अलहदा से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आई की पर सर इनिशियल मार्किंग वैल्यू 1 है और आई की फाइनल वैल्यू क्लास साइज है, जितने तक ये लूप रन करती रहेगी। हाँ जी बताइए। सर बस इसकी मार्किंग स्कीम में डिक्लेयर हुआ था शायद। ज़रूरत नहीं है, ठीक है अच्छा ना। ओके। ओके ऑलराइट। अब मार्किंग स्कीम में शायद उसने डिक्लेयर किया हो जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाइथन में भी काम कर रहे होते हैं या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी काम कर रहे होते हैं, तो आपको ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुरानी मार्किंग स्कीम्स के अंदर वो डिक्लेयर नहीं करता था। अब ये उसने एक नई प्रैक्टिस बनाई है कि बच्चों को डिक्लेरेशन की समझ आए, इसलिए वो डिक्लेयर करता है। तो आप करना चाहें तो कर दें, और अगर आप नहीं सर भी करेंगे तो मार्क नहीं कटना चाहिए। एग्जाम के अंदर हमने इज इक्वल्स की जगह ये एरोस डालने हैं नहीं नहीं नहीं, इज इक्वल टू का ही रिप्रेजेंट साइन करने। डालना है। सूडो कोड के अंदर एरोस नहीं डालते थे। नहीं, एक बात याद रखिए, एग्जामिनर इस चीज़ को इतना जो है क्लोजली मॉनिटर नहीं करेगा। अगर लिखते लिखते गलती से आप ये भूल भी गए कुछ डालना, तो वो इसको भी ओमिट कर देगा, इसका मार्क नहीं काटेगा आपको। वो आपकी लॉजिक देखेगा कि आपने एक लूप लगाई है जो सही चल रही है, शायद आप लिखते लिखते कोई भूल गए, ओके। वो ज़्यादा फोकस लॉजिक पे करेगा, और यहाँ पे लॉजिक क्या है कि हमने पूरे डेटा को रो वाइज प्रोसेस करना है। ठीक हो गया ना, ओके यस ऑलराइट। आगे चलते हैं। और उसने कहा है कि स्टूडेंट्स को हमने ग्रेड अवार्ड करना है उनके एवरेज मार्क की बेस पे। इसका मतलब है पहले हम एवरेज मार्क निकालेंगे, उसके बाद हम ग्रेड अवार्ड करेंगे, ओके। और उसने ग्रेड जो अवार्ड करना है उसमें उसने बताया हुआ है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो हम डिस्टिंक्शन देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 और लेस देन 70 है तो हम मेरिट देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये उसने पूरी एक्सप्लेनेशन की हुई है, और मुझे उम्मीद है, मैंने आपको इतनी दफ़ा कहा था कि वो सिलेक्शन वाली वीडियो देख लें, कि वो आपने देख ली होगी अभी तक। तो आपको ये वाला हिस्सा जब हम डील करेंगे तो यहाँ पे जो इफ़ एल्स वगैरह लगना है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और अगर आपने नहीं भी देखी होगी तो चूँकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, तो ये वाला पोर्शन जब हम कर रहे होंगे इसको प्रोग्रामिंग में, तो आप इस हिस्से को पॉज करके वो वीडियो देख के तो फिर इस हिस्से को आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकेंगे। ओके, अब हम आगे यहाँ पे हाँ। केस वाली स्टेटमेंट लग सकती है यहाँ पे केस ऑफ लग सकता है, पर बेहतर ये है कि आप इफ़ एल्स लगा लें। केस ऑफ लग सकता है, मगर मैं आपको बताऊं केस ऑफ, वैसे अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन है, उसमें केस ऑफ की वो होती नहीं है, सिर्फ इफ़ एल्स यूज़ हो सकता है। पुरानी लैंग्वेजेस में ज़्यादा केस ऑफ इस्तेमाल होता था, जैसे कि जावा और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर केस ऑफ इस्तेमाल होता था। आहिस्ता आहिस्ता ये ऑब्सोलीट होता जा रहा है। एनीवेज, मैंने वैसे केस ऑफ रिलेटेड भी एक वीडियो यूट्यूब पे लगाई हुई है, मैं वो भी आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है ना। तो आप वो भी देख लीजिएगा कि केस ऑफ में कैसे करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। राइट अ प्रोग्राम दैट meets the following requirements. It calculates the combined total mark for each student. Total mark for each student, इसका क्या मतलब हुआ? एक रो का टोटल करना है, एक रो का टोटल करना है। वो आपको ये नहीं कह रहा कि कंबाइन के कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, वो कह रहा है फॉर ईच स्टूडेंट आपने उसका टोटल मार्क्स निकालना है, तो एक रो का टोटल करना है। तो एक सेकेंड के लिए अगर हम यहाँ से वापस चले जाएं तो हमारी इक्वेशन आपको याद है, चूँकि हमने ईच स्टूडेंट का टोटल करना है, इसका नाम हम टोटल स्टूडेंट रख देते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं, और यहाँ पे हम टोटल स्टूडेंट इज़ इक्वल टू टोटल स्टूडेंट प्लस हमारी अरे का क्या नाम था? हमारी अरे का नाम था स्टूडेंट मार्क, राइट, ये नाम था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट मार्क, और पहले क्या आएगा? रो आएगी या कॉलम आएगा? रो आएगी, फिर कॉलम आएगा, राइट। ये हमेशा आपने याद रखना है, पहले रो बाद में कॉलम वाला, ओके। और
अब ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो है, जब ये वाली लूप चल चुकी होगी तो हमारे पास स्टूडेंट का टोटल, एक स्टूडेंट का टोटल आ गया होगा। अब हम यहाँ पे उसकी एवरेज निकाल सकते हैं, ऐसी है ना, AVG इक्वल्स टोटल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों? क्लास साइज। क्लास साइज हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना है। ये तो एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करना है कि कितने सब्जेक्ट्स का टोटल, कितने सब्जेक्ट्स में वो अपीयर हुआ था, उनका टोटल हुआ है। ओके, ये आपको याद है ना, हम इस रो को प्रोसेस कर रहे हैं, एक रो को प्रोसेस कर रहे हैं, और इस रो के अंदर पड़े हुए ये कितने मार्क्स थे, 1 2 3 4, ये तो हमें सब्जेक्ट नंबर से पता चल रहा है ना कि कितने कॉलम्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं। इसलिए इसको हम एवरेज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम सब्जेक्ट नंबर था मेरे ख्याल से हमारे वेरिएबल का नाम, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ गई है। अब इस एवरेज की बेस के ऊपर, इस एवरेज की बेस के ऊपर हमें ग्रेड भी असाइन करना है, ऐसे ही है ना। तो एक रो का डेटा प्रोसेस किया और उस रो से रिलेटेड ग्रेड भी हमने बता देना है कि ग्रेड क्या है, डिस्टिंक्शन आई है, मेरिट आया, पास हुआ है, फेल हुआ है। तो हमने ये वाला काम कर लिया बच्चों, हमने टोटल मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट निकाल लिया है, एवरेज मार्क की भी हमने इक्वेशन निकाल ली है। उसने क्या है, राउंड, एक चीज़ हमने नहीं की, उसने क्या है, कैलकुलेट द एवरेज मार्क फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। इसका मतलब है हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और इंटीजर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये जो वैल्यू आ रही है, इसको हम ब्रैकेट्स में डाल देंगे, और एक बना बनाया बिल्ट इन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है या सूडो कोड में, ये इंट का फंक्शन होता है। इंट का फंक्शन क्या करेगा, पहले ये वाली टोटल वैल्यू आएगी, लेट्स से किसी बच्चे का स्कोर जो है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का स्कोर जो है 15.4 आया है, तो वो इसको राउंड ऑफ कर देगा और आपको एवरेज क्या देगा, 15 की एवरेज कर देगा। तो AVG के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, इसमें से सिर्फ होल नंबर वैल्यू स्टोर होगी। वैसे उसने राउंड करने का कहा है, उसने क्या करने का कहा है, या इंटीजर में कन्वर्ट करने का कहा है, उसने राउंड ऑफ करने का क्या है? उसने क्या राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए अच्छा ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरे राउंड ऑफ करने के लिए हम राउंड वाला लाइब्रेरी रूटीन यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से R&D होता है शायद, नहीं सर, पूरा राउंड लिखते हैं। तो ये इसको राउंड ऑफ कर देगा, 15.4 को 15 में कन्वर्ट कर देगा, और अगर यहाँ पे 15.8 लिखा होता तो उसको 16 में कन्वर्ट कर देगा। सर बात सुन जी सर, ये राउंड के साथ हमने डेसिमल प्लेसेस भी लिखनी होती हैं, जितनी राउंड करना है बुक में जो लिखा हुआ है, तो वो हम कितने लिखेंगे राउंड के साथ डेसिमल? अच्छा ये समहाउ पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई ये मेरे से स्किप कर गया, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसकी आपको वो लिख के बाद में भेज दूंगा कि इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस यूज़ करनी है। वैसे तो उसने डेसिमल प्लेसेस हमसे 0 मांगी है, उसने क्या इसको राउंड ऑफ करना है टू होल नंबर, इसको टू होल नंबर राउंड ऑफ करना है ना, तो 0 डेसिमल प्लेसेस होंगी ना बेसिकली। ठीक है, ओके, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, और राउंड ऑफ करके इस वैल्यू को हमने राउंड ऑफ किया, और वो वैल्यू AVG इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी हुई। अब जो है नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने आउटपुट करना है नेम ऑफ ईच स्टूडेंट, उसका कंबाइंड टोटल मार्क, और उसका एवरेज मार्क और ग्रेड अवॉर्डेड। तो बहुत सारी आउटपुट्स करनी है। अभी तक हम उसका नाम आउटपुट कर सकते हैं, यस,
कंबाइंड मार्क भी हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, वो भी आउटपुट कर सकते हैं, और हमने एवरेज मार्क भी कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ये भी हम आउटपुट कर सकते हैं। पर कौन सा ग्रेड अवार्ड होगा ये अभी कैलकुलेट करना बाकी है, ठीक है ना। तो ये ग्रेड अवॉर्डेड कैसे होगा, ये तो एवरेज मार्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एवरेज मार्क जो है वो हमारे पास AVG के अंदर स्टोर्ड है, राइट। एवरेज मार्क की बेसिस के ऊपर हमने ग्रेड अवार्ड करना है। तो मैं क्विकली यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बेसिकली मैं आपको बहुत दफ़ा ये क्लास के अंदर भी बता चुका हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेक्शन ट्री का, कि आपने ये एवरेज की बेस के ऊपर आपने सिलेक्शन ट्री बनाना है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो एवरेज मार्क्स की बेस पे अगर तो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो डिस्टिंक्शन है। तो बेसिकली एक ब्रांच हमारी ये बनेगी कि अगर एवरेज जो है इफ़ एवरेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो फिर हम क्या करना चाह रहे हैं, आउटपुट करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्शन, ऐसे ही है ना। और डिस्टिंक्शन के अलावा भी कुछ चीज़ें आउटपुट करना चाह रहे हैं। हम स्टूडेंट नेम भी आउटपुट करना चाह रहे हैं, और साथ ही स्टूडेंट के टोटल मार्क्स भी करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना। और साथ ही उसकी कंबाइंड एवरेज भी आउटपुट करना चाह रहे हैं। तो ये चार चीज़ें हम तब आउटपुट करेंगे अगर एवरेज की वैल्यू जो है 70 या 70 से ज़्यादा है। दूसरी ब्रांच हमारे पास कौन सी बनती है, देखिए इन चारों में से एक चीज़ आउटपुट होनी है, तो हमारे पास 4 ब्रांचेस बननी है। दूसरी ब्रांच कौन सी है, 55 से 70 के दरमियान में मार्क्स हैं, ओके। तो ये हमारी इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इस साइड पे कर लेता हूँ। तो हमारी जो एक ब्रांच ये बनी थी, और बाकी 3 ब्रांचेस और हैं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा, अगर आप वो सिलेक्शन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि आखिरी वाली जो ब्रांच होती है उसमें एल्स का कीवर्ड यूज़ होता है। आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये जो दरमियान वाली ब्रांचेस हैं सूडो कोड में, उसमें एल्सिफ यूज़ होता है। सिर्फ ये वो फ़र्क है जो उस वीडियो में और इस वीडियो जो मैं भी आपको समझा रहा हूँ उसमें, उसके अंदर उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैं एलिफ का कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सूडो कोड में पूरा एल्सिफ लिखते हैं। तो अच्छा, तो यहाँ पे हम पूरा एल्सिफ लिखते हैं और साथ कंडीशन लिख देते हैं, else if marks are greater than it's not marks, sorry, else if average is greater than 55 and average is less than 70, यही दिया हुआ है ना उसने। यही मेरे ख्याल हमारी सेकंड ब्रांच है जो मिडिल ब्रांच है। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 है, तो हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 एंड एवरेज इज़ लेस देन 70। तो फिर यहाँ पे हम फिर दोबारा से आउटपुट करेंगे, ये सारी चीज़ें आउटपुट करेंगे, और इसके अलावा क्या आउटपुट करेंगे हम, मेरिट, राइट। तो यहाँ पे हम मेरिट वाली ऑप्शन, और ये तीसरी ब्रांच हमारी क्या बनेगी, ये भी एल्स इफ की बनेगी। याद रखिए स्टार्टिंग ब्रांच इफ कीवर्ड से शुरू होती है, आखिरी ब्रांच एल्स वाली कीवर्ड की होती है, और मिडिल वाली सारी ब्रांचेस एल्स इफ से शुरू होती हैं। तो ये तीसरी ब्रांच जो है ये भी हमारी मिडिल ब्रांच है, ये फर्स्ट ब्रांच है, ये लास्ट ब्रांच है, और ये दो हमारी मिडिल ब्रांचेस हैं, दोनों एल्स इफ से स्टार्ट होगी। और इसकी कंडीशन क्या है मिडिल ब्रांच की, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन 55। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एवरेज greater than equal to 40 and at the same time average should be less than 55। और ये जो आखिरी ब्रांच होती है याद रखिए, इसकी कभी हम कंडीशन नहीं लिखते हैं, इसकी हम कभी भी कंडीशन नहीं लिखते हैं।
बिकॉज हम आखिरी ब्रांच पे तब पहुंचते हैं कि प्रोसेसर सबसे पहले पहली ब्रांच को प्रोसेस करता है। अगर ये वाली ब्रांच सिलेक्ट हो गई है तो वो ये आउटपुट कर देता है, बाकी वाले ट्री की तरफ जाता ही नहीं है, बाकी ब्रांचेस की तरफ जाता ही नहीं है। पर अगर ये वाली ब्रांच सिलेक्ट नहीं हुई है तो प्रोसेसर ये सेकंड ब्रांच को चेक करता है, ये जो हमारी मिडिल ब्रांच बन रही है। अगर ये वाली ब्रांच जो है ये सिलेक्ट हो गई तो प्रोसेसर ये आउटपुट कर देता है। आई एम सॉरी, ये बहुत गंदा सा मेस्ड अप बन गया है, बट होपफुली आपको समझ आ रही है। सेकंड ब्रांच सिलेक्ट हो जाती है, इससे रिलेटेड चीज़ें आउटपुट हो जाती हैं फॉर एग्जांपल, और क्या कहते हैं बाकी के ट्री की तरफ, बाकी की ब्रांचेस की तरफ सीपीयू जाता ही नहीं है। पर अगर ये वाली ब्रांच भी फेल हो जाती है तो फिर तीसरी ब्रांच चेक की जाती है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स की जाती हैं। और अगर तीसरी ब्रांच भी सिलेक्ट नहीं होती है तो हमारे पास ब्रांच ही एक बची है जो आखिरी ब्रांच है। इसलिए यहाँ पे हमें कुछ भी चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू से आते हुए बाकी सारी ब्रांचेस फेल हो चुकी हैं, तो ये वाली तो लाजमी एग्जीक्यूट होगी। इसलिए यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई। यहाँ पे ये वाली ब्रांच खाली हम एल्स लिखते हैं और जो भी हमने आउटपुट करनी होती है, स्टूडेंट का नेम, उसके कंबाइंड मार्क, उसकी एवरेज, ये कि स्टूडेंट फेल हुआ है कि नहीं फेल हुआ है। ओके, ऑलराइट। अब हम इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद रखिएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, इसमें एलजी वाली स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें हमें एंड लगाना जरूरी है या सिर्फ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 लिख सकते हैं? नहीं, उसने दो चीज़ें बताई है ना, उसने एक तो नहीं बताई हुई ना। अगर आप इसको देखेंगे बट सर 70 वाला पहले चेक नहीं हो जाएगा जो इफ वाली स्टेटमेंट है पहले, उसके बाद ही वो इस आउटकम पे आएगा? हाँ, वैसे ये भी बात आपकी ठीक है कि अगर ग्रेटर देन 70 इक्वल टू 70 चेक हो चुका हुआ है तो इसका मतलब है कि आप ये ग्रेटर देन 70 तो नहीं है, लेस देन 70 है अगर पहली ब्रांच फेल हो गई है। ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? अगर पहली ब्रांच फेल हो गई है तो हम, इसका मतलब सेकंड ब्रांच पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 तो है नहीं। तो हम खाली अगर ये चेक कर लें कि ग्रेटर देन इक्वल टू 55 है तो ऑटोमेटिकली ये 55 से और 70 से लेस के दरमियान वाली वैल्यू चेक हो रही है। तो आप वो सही कह रहे हैं, वैसे भी हो सकता है। चलिए मैं इसको कोड करता हूँ। अब हम कोडिंग वाले पोर्शन की तरफ आ रहे हैं और मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा टाइम कितना बचा है। 4 मिनट है। होपफुली इस 4 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। अगर फिर भी ये क्लास ख़त्म ना हुई बच्चों तो हम रीजॉइन करेंगे फॉर अबाउट 5 मिनट्स। ओके, तो मैं इसको जल्दी से अब लिख देता हूँ आपको। देखिए हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली है, एक रो की एवरेज कैलकुलेट हुई है और इसी रो के जो स्टूडेंट है हमने इसका फैसला करना है कि इसको कौन सा ग्रेड मिला। याद रखिए पहली ब्रांच इफ से शुरू होती है और हमने क्या डिसाइड, हमने ट्री जो बनाया था, अगर एवरेज की वैल्यू ग्रेटर देन 70 है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ पे एक आउटपुट करनी है और आउटपुट जो है हम उसको थोड़ा सा फैंसी कर सकते हैं कि टोटल मार्क्स उसके क्या बने थे, कॉमा डाल के इसके अंदर टोटल मार्क्स स्टोर्ड है ना, इस वेरिएबल के अंदर टोटल स्टूडेंट के अंदर। तो हम लिख देंगे टोटल मार्क्स ये है, उसके बाद हम आउटपुट कर सकते हैं, बल्कि मैं इधर ही कॉमा डाल के आउटपुट करता जाता हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और मैं यहाँ से फॉन्ट साइज़ भी अगर चेंज कर दूँ, बिकॉज ओके तो टोटल मार्क्स हमने आउटपुट करने हैं, उसके बाद हमने उसकी एवरेज आउटपुट करनी है। मैं सिर्फ जगह से सेव करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं ज़रा, तो एवरेज आउटपुट हो जाएगी। बाय द वे स्टूडेंट का नाम भी आउटपुट करना है। ये आप मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट का नाम आउटपुट करने के लिए हम कौन सी अरे यूज़ करेंगे? स्टूडेंट नेम वाली। और ये कौन सी अरे है? 1 डायमेंशनल है। ये कौन सी है? 1 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, शुरू में स्टूडेंट का नाम आउटपुट कर देते हैं ना। स्टूडेंट का नेम क्या होगा, ये हमने कॉमा डाला और यहाँ पे हम अपनी अरे स्टूडेंट नेम, एलिमेंट नंबर क्या होगा बच्चों? क्या कॉलम वाला एलिमेंट यूज़ करना है या रो वाला एलिमेंट यूज़ करना है? रो वाला।
आई लगाएंगे। आई लगाएंगे ना, रो वाला ही यूज़ होगा। याद रखिए हमने कहा था एक स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन एक रो में पड़ी हुई है, दूसरे स्टूडेंट की दूसरी रो में पड़ी हुई है। तो इस वन डायमेंशनल अरे का ताल्लुक कॉलम्स के साथ तो है ही नहीं, इसका तो रोज के साथ है। ऐसे ही होती है ना आपकी वन डायमेंशनल अरे, इसमें कॉलम तो सिंगल ही होता है, एक ही कॉलम है इसमें। सॉरी ये कहाँ से पॉपअप कर गया। ओके देखिए आपके पास एक ही कॉलम है और बाकी तो ये आपके पास मुख्तलिफ रोज़ है ना इसके अंदर। तो हम स्टूडेंट नेम जो है उसके लिए ये रो वाला एलिमेंट यूज़ करेंगे। और फाइनली हमने क्या करना है, फाइनली हमने आउटपुट करना है कि उसकी डिस्टिंक्शन आई है या क्या आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्कोर डिस्टिंक्शन या खाली डिस्टिंक्शन। मेरा क्वेश्चन है, देखिए ये जो मैंने आउटपुट किया आप इससे बेहतर कर सकते हैं, ये जो मैंने आउटपुट किया आप इससे बेहतर तरीके से अपनी आउटपुट को रीअरेंज कर सकते हैं। पर आपको ये बात तो समझ आ गई ना, जो जो चीज़ें उसने मांगी हमने आउटपुट कर दी हैं। तो पहली ब्रांच अगर सिलेक्ट होगी, पहली ब्रांच सिलेक्ट होगी तो ये सब चीज़ें आउटपुट करनी है। जी बताइए। सर लाइक हमने इन डिस्टिंक्शन को हमें स्टोर भी करना है, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में एक और अरे डिक्लेयर नहीं करेंगे यार इनके ग्रेड के लिए? आई एम सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। एक तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही और हमें रीजॉइन करना पड़ेगा। तो मैं ये सेशन जो है करता हूँ। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट स्टोर्स एंड आउटपुट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस। अच्छा ये वाला काम अभी हमने नहीं किया है ना? हाँ हमने भी वेरिएबल्स नहीं दिए, वो डिक्लेयर नहीं किए। हमने ये नहीं किया कि वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस कैलकुलेट करें ना, हाउ मेनी डिस्टिंक्शंस, हाउ मेनी मेरिट्स, हाउ मेनी पासेस एंड हाउ मेनी फेल्स, ऐसी है ना? जी जी। तो ये कर लेते हैं ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मैं अभी उसको मॉडिफाई कर देता हूँ। पर तो स्टोर कितने बच्चों ने ज्वाइन अरे किया? बनाएंगे 5 ने। जी बोले। स्टोर करने के लिए फिर हम एक अरे अलग बनाएंगे, वहाँ पे हम इस सबको स्टोर करेंगे। नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि किसी वन डायमेंशनल अरे में स्टोर करें। अच्छा बस ऐसे करके छोड़ देंगे, सही हाँ है। हम सिंपल देखिए ना, ये हमने बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड डिस्टिंक्शंस, हाउ मेनी हैड मेरिट्स, हाउ मेनी हैड पासेस एंड हाउ मेनी फेल्स, राइट? तो इसका मतलब काउंटर लगा लेते हैं, काउंटर डिस्टिंक्शन, काउंटर मेरिट, काउंटर पास एंड काउंटर फेल, 4 मुख्तलिफ काउंटर्स लगा लेते हैं। और अगर पहली ब्रांच सेलेक्ट होगी तो डिस्टिंक्शन वाला काउंटर चलेगा, दूसरी ब्रांच सेलेक्ट होगी तो मेरिट वाला। ऐसे ही है ना, हमने वो ब्रांचेस बनाई थी। आपको समझ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। अच्छा 1 सेकेंड होल्ड कीजिए।